हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप अमेंडमेंट्स आपको समझ में आ रहे हैं एंड माहौल बन रहा है आपके एंड पे भी। सर आइए सीए इंटरमीडिएट अमेंडमेंट लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं अब हम। और सर आपको ये लेक्चर देख के समझ में आ गया होगा कि आपको अमेंडमेंट का टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। अब कुछ अमेंडमेंट्स और बचे हैं सर, बहुत बड़े और बहुत मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है। देख लेते हैं हम क्या है सर। आइए चैप्टर नंबर 6 कंपोजिशन स्कीम में एक अमेंडमेंट हुआ है। क्या हुआ है सर? सिंपल सा पॉइंट आपको पता है, कंपोजिशन स्कीम के अंदर ये हमने पढ़ा है सर कि अगर आप मैन्युफैक्चरर है फॉलोइंग 4 गुड्स के, जो 4 गुड्स नोटिफाइड थी उनके अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। सर वहां पे पहले जो 4 गुड्स थी उसके साथ 4 गुड्स और ऐड हो गई है सर। सर पहले जो 4 गुड्स थी आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी मैं याद कराता हूं सर, रिमाइंड कराता हूं सर आपको। आइसक्रीम और एंड अदर एडिबल आइस वेदर नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला, aerated water containing added sugar or other sweetening matter, that is sir Pepsi, Thumbs Up, Coca-Cola etc. Then tobacco and tobacco manufactured substitutes, ये चारों गुड्स ऑलरेडी पहले भी थे अभी भी है, प्लस गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर आप इनके भी मैन्युफैक्चरर है, आई रिपीट इनके भी मैन्युफैक्चरर है तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। वो गुड्स कौन कौन से ऐड करी सर? आपने सर कंस्ट्रक्शन वगैरह कभी अगर किसी बिल्डिंग का देखा हो तो वहां ब्रिक काम आती है ना, ईट वगैरह बेटा, तो सर ईट के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं बेटा उनको मना कर दिया। ब्रिक्स के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं सर, जो जैसे हिंदी में इसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ईट का भट्टा, सर ईट के जो भट्टे चलाते हैं ना बेटा, ईट के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको मना कर दिया, यू आर आउट फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम। सर पढ़िए, 5th गुड से फ्लाई एश ब्रिक्स और फ्लाई एश एग्रीगेट विथ 90% और मोर फ्लाई एश कंटेंट, फ्लाई एश ब्लॉक्स। अच्छा फ्लाई एश क्या होता है बेटा? आपने देखा होगा फैक्ट्रीज वगैरह में जो कोयला वगैरह जल जाता है ना बेटा, उसकी जो राख होती है एश, उसको यूज करके ब्रिक बनाई जाती है, ईट बनाई जाती है जो यूज जाती है कंस्ट्रक्शन में बेटा। सर उसके अगर आप मैन्युफैक्चरर है। सेकेंड, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, इसके आप मैन्युफैक्चरर है। या बिल्डिंग ब्रिक्स जो आपने देखा होगा ना ब्राउनिश ऑरेंजिश टाइप में सर कलर में ब्रिक जो आती है नॉर्मल आप देखते हैं रोज। देन अर्दन और रूफिंग टाइल्स। अर्दन और रूफिंग टाइल्स क्या होती है सर? आपने कभी भी हिल स्टेशन के घर देखे हो तो सर घरों के ऊपर जो और ब्राउनिश कलर की जो होती है ना टाइल्स बेटा, ऊपर छत पे जो लगती है बेटा, वो होती है क्या? अर्दन और रूफिंग टाइल्स। सर ये एग्जांपल दिए जस्ट समझने के लिए। इनके अगर आप मैन्युफैक्चरर है, आई रिपीट इनके अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हो। अच्छा ये भले ही सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 1 हो, जो नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम है 1.5 करोड़ वाली, या फिर आप सर्विस सप्लायर, सर सर्विसेज का जो कंपोजिशन स्कीम है 50 लाख तक का, उसमें भी सेम पॉइंट कि अगर आप मैन्युफैक्चरर है इन 4 गुड्स के, यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। और उसी के अंदर ये 4 पॉइंट और ऐड हो गए और बोल दिया क्या? अगर आप इन 8 गुड्स के मैन्युफैक्चरर है, आई रिपीट अगर आप इन 8 गुड्स के मैन्युफैक्चरर है। अच्छा अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आई रिपीट सर ध्यान देना बेटा, पहले इसमें एम्बिग्यूटी थी, अभी कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो इन गुड्स का तो आप कंपोजिशन स्कीम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, भले वो सर्विस सप्लायर वाला हो या भले वो नॉर्मल ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर वाला हो। पर सर अगर आप इन 8 गुड्स के मैन्युफैक्चरर है तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। वही चारों गुड्स यहाँ पे भी ऐड करी सर, तो अल्टीमेटली 8 गुड्स वापस से बोल देता हूँ मैं आपके लिए। आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर नॉट कंटेनिंग कोकोआ, सर पान मसाला, एरेटेड वाटर कंटेनिंग एडेड शुगर और अदर स्वीटनिंग मैटर्स एक्सेट्रा, पेप्सी, थम्स अप, कोका-कोला, सर कोल्ड ड्रिंक्स। सर देन tobacco and manufactured tobacco substitutes, fly ash bricks or fly ash aggregate with 90% or more fly ash content, fly ash blocks। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ तो आपको याद हो जाए फटाफट सर। bricks of fossil mills और similar silicious earth, building bricks, earthen और roofing tiles, इनके अगर आप मैन्युफैक्चरर आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, भले आप सर्विस सप्लायर हो या भले आप गुड्स वाला कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। देन आपके जो इलस्ट्रेशन मैंने दे रखे थे, आपके जो क्वेश्चन मैंने दे रखे थे, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी इस पॉइंट का रेफरेंस आया था, तो वहां पे भी मैंने ये पॉइंट्स ये वर्ड्स ऐड किए, तो जस्ट आपको अमेंडमेंट मार्क करके दिया कि आपके क्वेश्चन के अंदर भी यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। आइए बच्चों सर फिर हम आगे कहा डायरेक्ट एग्जिम्पशन वाले चैप्टर में। सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कोई अमेंडमेंट नहीं है। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, याद आया? वहां पे कुछ अमेंडमेंट था पर वो आपके सिलेबस में नहीं आता, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। सर आइए हम मेगा एग्जामिशन लिस्ट एग्जामिशन चैप्टर के अंदर आ गए सर।
ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विसेज, सर हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग बाय रेलवेज इन अ क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एसी कोच, मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे, अरे हाँ है ना भाई, इनलैंड वाटरवेज, देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पज in a vessel from one place in India to another place, then metered cab और ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा, इससे अगर आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर किया तो टैक्स एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ये सब अभी भी एग्जेम्प्ट है, बस अमेंडमेंट ये हुआ है। ये जो पॉइंट नंबर ई है ना बेटा, मीटर्ड केब और ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा, सर अब ये मीटर्ड केब और ऑटो रिक्शा अगर आपने बुक किया है थ्रू ओला या उबर एटसेट्रा, तो सर उस पर अब जीएसटी लगा दिया गया है, उसका एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया है। पहले ऑटो रिक्शा आपने उबर या ओला से कभी ऑटो बुक किया, ऑटो रिक्शा, तो सर उस पर पहले जीएसटी नहीं था, पर 1 जनवरी 2022 न्यू ईयर के दिन गवर्नमेंट ने हम सबको बोल दिया ऑटो रिक्शा में जाओ या टैक्सी में जाओ या किसी भी मोटर व्हीकल में जाओ, अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू उसको बुक कराई है सर, और ये सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 जो ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला सेक्शन है उसमें कवर है, वहां पे भी अमेंडमेंट किया सर और बोल दिया सर यहाँ पर ओला उबर एटसेट्रा टैक्स पे करेंगे, वो टैक्सी ड्राइवर को या सर वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर को उनको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बुक कराया है जहां पे सेक्शन नंबर 9(5) अप्लाई होता है, तो वहां पर वो 9(5) वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स पे करेगा। और हाँ मीटर्ड कैब और ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा आपने नॉर्मल सर किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से बुक नहीं कराया, आपने नॉर्मली सर ऑटो वाले को हाथ दिया, उसने रोक दिया और आप जहां से आपको उसने आपकी लोकेशन से पिक किया, जहां आपको ड्रॉप करना था वहां ड्रॉप किया, जो फेयर था रुपीज मान लो 200 था आपसे उसने लिया, इस पे कोई जीएसटी ना तो पहले था ना अभी है। अगर आपने वही ऑटो रिक्शा वही मीटर कैब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बुक कराई होती तो वही लोकेशन से वही डेस्टिनेशन तक अगर आपको ले गया है वो उसका फेयर 200 है तो उस पर जीएसटी लगेगा। पर सर यहाँ पे 9(5) अप्लाई होगा, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वाला, और वहां पर वो उबर या ओला एप्लीकेशन विल बी लायबल टू पे द जीएसटी। और सर ये एग्जेम्पशन उस केस में विड्रॉ हुआ है बस अगर आपने ईसीओ के थ्रू बुक कराया तो। क्लियर? पढ़िए सर क्या लिखा है पे, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन आइटम नंबर ई, मतलब ये वाला पॉइंट shall apply to services supplied through an electronic commerce operator and notified under section number 9(5) of the CGST Act। सर मतलब यही मैंने एनालिटिकल वर्ड्स में यहां पे लिखा है सर, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय मीटर्ड कैब और ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा shall be taxable if transportation services are supplied through an electronic commerce operator and notified under section number 9(5) of the CGST Act। मतलब एग्जांपल ओला ऑटो, ओला कैब्स एटसेट्रा, उबर ऑटो एटसेट्रा, जो भी मोबाइल एप्लीकेशन जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपने ऑटो रिक्शा या मीटर्ड कैब भी बुक करी तो साहब जीएसटी लगेगा और 9(5) में वो ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। भारत माता की जय। सेम वे एक और अमेंडमेंट अगले पॉइंट में भी हुआ है, एक बार पॉइंट नंबर 2 क्या था पहले वो पढ़ लेते हैं बेटा। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग बाय एयर, याद आया बेटा वो 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले और एक ब्रदर सिक्किम और एक डोकरा बागडोगरा। सर ये 9 प्लेस पे आप बाय एयर गए या बाय एयर आए तो उस फ्लाइट टिकट पे जीएसटी एग्जाम था, एग्जाम है और आगे भी रहेगा। पर सर अब पॉइंट नंबर बी और सी में क्या लिखा था सर, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज, पहले पढ़िए बी नंबर, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग टूरिज्म कंडक्टेड टूर चार्टर और हायर, तो एग्जामिशन मिलेगा। मतलब पूरी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज हायर कर ली टैक्स लगेगा साहब, है ना, चार्टर कर लिया आपने टैक्स लगेगा सर, रेडियो टैक्सी है टैक्स लगेगा सर, एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज है टैक्स लगेगा। पर सर नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज वो भी अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म है, चार्टर, अरे हाँ है ना, पूरी आपने हायर नहीं करी, रेडियो टैक्सी नहीं है तो उस पर टैक्स एग्जाम था अभी भी है। पर अब वो कॉन्ट्रैक्ट कैरीज भी अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बुक करा दिया जो सेक्शन नंबर 9(5) में कवर हो गया तो ऐसे केस में अब जीएसटी लग जाएगा। मतलब कुल मिला के ओला उबर एटसेट्रा के थ्रू आपने कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज हो या ऊपर ऑटो रिक्शा या मीटर्ड कैब हो और आने वाला पॉइंट स्टेज कैरीज है, कुछ भी बुक कराया टैक्स लगने वाला है सर। क्लियर? देखिए ध्यान से, स्टेज कैरीज अदर देन एसी स्टेज कैरीज, अच्छा एसी स्टेज कैरीज पे टैक्स पहले भी था अभी भी है, नॉन एसी स्टेज कैरीज
पे टैक्स नहीं था, अभी भी नहीं है, पर अगर आपने वो नॉन एसी स्टेज कैरीज या नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बुक करा दी जहां पे सेक्शन नंबर 95 लगता है, तो ऐसे केस में एग्जम्पशन विड्रॉ हो गया है, टैक्स लग गया है, और ऐसे केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा सर। क्लियर? तो सर देखिए ध्यान से, यहां पे मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है सर, सॉरी, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय मोड्स कवर्ड अंडर आइटम नंबर बी एंड सी, मतलब नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज या नॉन एसी स्टेज कैरीज shall be taxable if transportation services are supplied through an electronic commerce operator and notified under section number 95 of the CGST Act। तो कुल मिला के आप सर ओला उबर वगैरह से कोई भी मोटर व्हीकल बुक कर रहे हो, भले वो ऑटो रिक्शा हो, भले वो रेडियो टैक्सी हो, भले वो मोटरसाइकिल हो, अरे मोटरसाइकिल आपने देखा होगा ना सर, सर रैपिडो, अरे हाँ है ना, भले वो स्टेज कैरीज हो, भले वो सर कॉन्ट्रैक्ट कैरीज हो, कुछ भी अगर बुकिंग कराया है तो ऐसे केस में टैक्स लग गया है। मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शा, कॉन्ट्रैक्ट कैरीज, स्टेज कैरीज, इनको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बुक कराया आपने तो भाई साहब टैक्स लग जाएगा, अगर वहाँ पे सेक्शन नंबर 95 लगता है, 95 लग के इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा। क्लियर? डन। पर हाँ, नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने नॉन एसी स्टेज कैरीज में ट्रांसपोर्ट किया है पैसेंजर का, और सर वो कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बुकिंग नहीं हुई है, तो ऐसे केस में उस नॉन एसी स्टेज कैरीज या नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज इन पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर माहौल? आइए बच्चों, अगला अमेंडमेंट ये रहा सर, पॉइंट नंबर 32 और 33 मेगा एग्जम्पशन जो गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज थी उसमें ये वर्ड्स डिलीट हुए, सेम वर्ड्स यहां पे भी डिलीट हुए। सर अब सर्विस क्या है तुम्हें समझा देता हूं बेटा मैं, वैसे आपको याद होगा सर, ऐसा कोई काम, ध्यान से सुनना, जल्दी मत करना, 2-3 मिनट लगाऊंगा मैं यहाँ पे, और मस्त मेगा एग्जीबिशन में यही क्या अमेंडमेंट केवल है कि वो ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला अभी जो पढ़ा हमने वो, और एक ये, बस और कुछ नहीं है। सरकार पॉइंट मेरा आपसे ये है, आर्टिकल नंबर 243W जिसमें म्युनिसिपैलिटी के काम लिखे हैं अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आर्टिकल नंबर 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें पंचायती काम लिखे हैं। सर ऐसा कोई काम जो आर्टिकल नंबर 243W या 243G में लिखा है, वो काम अभी जल्दी मत करना, ये पॉइंट नहीं पढ़ रहा, पहले मैं लिंकिंग करूंगा पूरे पॉइंट की, उसके बाद हम आगे माहौल के साथ पढ़ेंगे इस पॉइंट को। सर अमेंडमेंट क्या है उसके बाद आएगा सर, पहले चीज क्या है वो समझेंगे हम। सरकार आर्टिकल नंबर 243W ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के काम लिखे हैं, वो काम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने परफॉर्म किया है तो उस पर जीएसटी पहले भी एग्जाम था, अभी भी एग्जाम है। प्लीज अभी इस पॉइंट को छोड़िए सर, मेरे को पहले जो समझाना है वो समझाना है मुझे। सर मैं एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए, एक काम करता हूं, इन नोट्स के एंड में आके एक चीज आपको लिखता हूं तो मजा आएगा आपको। आइए सर, चलिए सर। सर ऐसा कोई काम जो आर्टिकल नंबर 243W या आर्टिकल नंबर 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के आर्टिकल 243W या 243G में कोई अगर काम लिखा है, वो काम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने किया तो उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं मैं आपको, जैसे स्ट्रीट लाइट होती है ना सर, अरे भाई रोड पे चलते हो, आपके रोड साइड्स में आपने लाइट के देखे होंगे पिलर्स, राइट, अरे हाँ ना भाई, लाइट्स देखी होगी बेटा। सर अब वहां पर जो लाइट्स लगी होती है सर, वो लाइट्स का मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया सर। सुनना बच्चों ध्यान से, अब वो स्ट्रीट लाइट को मेंटेनेंस करने वाला काम म्युनिसिपैलिटी का है अंडर आर्टिकल नंबर 243W। अच्छा, आर्टिकल 243W और 243G में क्या क्या काम लिखे हैं वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कोर्स में नहीं आता। क्वेश्चन हमेशा देगा कि ये काम आर्टिकल 243W में कवर है कि जी में कवर है, ये क्वेश्चन देगा आपको हमेशा इंफॉर्मेशन। अब सर मेरा पॉइंट आता है, मान लो स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया म्युनिसिपैलिटी से साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी, अगर ये काम
जो आर्टिकल 243W या 243G में लिखा हुआ है। सर एग्जांपल दिया मैंने स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस का, वो काम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने किया है, तो सर इस पे जीएसटी क्या है? एग्जेम्प्ट है। तो जो भी बिल गवर्नमेंट ने रेज किया होगा म्युनिसिपैलिटी वगैरह पे, उस बिल पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है। अब साहब कॉन्ट्रैक्ट ले लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मान लो, या स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया म्युनिसिपैलिटी से। अब साहब मोदी जी खुद तो सर लाइट लगाने नहीं आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, ये काम आपको दे दिया आगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर ये सर्विसेज प्रोवाइड करने का कॉन्ट्रैक्ट आपको दे दिया। किसको दे दिया? आपको, मान लो यशवंत मंगल को। नाउ यशवंत मंगल इज प्रोवाइडिंग स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस सर्विसेज। अब वो यशवंत मंगल जो बिल लिखेगा, वो बिल लिखेगा किसको? इसको। यशवंत मंगल ने बिल लिखा मान लो ₹2 करोड़ का। किसको लिखा बिल बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, या लोकल अथॉरिटी को, या गवर्नमेंटल अथॉरिटी को। तो ये जो 2 करोड़ का मैंने बिल लिखा है, इस 2 करोड़ पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है कि नहीं है, उसके लिए जो 2 पॉइंट ऊपर दे रखे थे जिसके बारे में बात करने वाले, वहां पे लिखा है। मैं तुम्हें बताता हूं, पॉइंट तो वैसे आपको याद है सर, पहले भी पढ़ा था मैंने, आपको बताता हूं मैं आपको। अगर जो ये आर्टिकल 243W या 243G वाला काम जो यशवंत मंगल कर रहा है, किसके लिए वो बिल लिख रहा है? किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी को, या गवर्नमेंटल अथॉरिटी को। वो अगर प्योर लेबर वाला काम है, उसमें मटेरियल इन्वॉल्व नहीं है सर, प्योर लेबर वाला काम है, तो उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। क्लियर? और अगर उसमें मटेरियल भी इन्वॉल्व है, उन्होंने बोला भाई इसमें लाइट खराब हो जाए, कोई बल्ब खराब हो जाए, वायर खराब हो जाए, वो सब तेरे को चेंज करना है मंगल, ये कॉन्ट्रैक्ट में सब जुड़ा हुआ है। तो ऐसे केस में मटेरियल प्लस लेबर का कॉन्ट्रैक्ट अगर है मेरे पास, अरे हाँ है ना, कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, तो 2 करोड़ का, 2 करोड़, तो ऐसे केस में भी जो मैं बिल लिखूंगा गवर्नमेंट को, उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा। अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का, जो 2 करोड़ वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, उसका मैक्सिमम, सर ध्यान देना, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है उसमें मटेरियल इन्वॉल्व जो है सर, उसका पोर्शन शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। मतलब ये पहले जो लो था वो पढ़ा रहा हूं मैं आपको, अमेंडमेंट नहीं पढ़ा है मैंने अभी आपको। रुकिए 2 मिनट, पॉइंट तो याद कराना दो मुझे आप। केस नंबर 1, प्योर लेबर, तो ये एनीवेज एग्जेम्प्ट था, एग्जेम्प्ट है। केस नंबर 2, मटेरियल प्लस लेबर। अब मटेरियल प्लस लेबर का है, तो ये 2 करोड़ जो है, इसमें मटेरियल का पोर्शन जो होना चाहिए सर, शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, मतलब 50 लाख। मतलब टोटल 2 करोड़ में से टोटल मटेरियल इन्वॉल्व शुड नॉट बी मोर देन 50 लैक्स। तो ऐसे केस में सर अगर मटेरियल की वैल्यू 2 करोड़ या उससे कम है, तो अगेन जीएसटी इस पे भी क्या होगा साहब? एग्जेम्प्ट होगा। क्लियर? मटेरियल क्लियर? ये एग्जेम्पशन पहले भी था, अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अमेंडमेंट क्या हो बच्चों, वो ध्यान से सुनना आपको। आई रिपीट, ऐसा कोई काम जो आर्टिकल नंबर 243W या 243G में कवर है, वो काम आपने किया है, किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी के लिए, तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है। सर यहां पर पहले गवर्नमेंटल अथॉरिटी भी था और सर गवर्नमेंट एंटिटी भी था सर। देखिए ध्यान से, अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अगर मैंने सर्विसेज दिए इसको या इसको, तो अब उसको क्या कर दिया है? टैक्सेबल कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहां से गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी वर्ड्स डिलीट कर दिए। क्लियर? आई रिपीट, ध्यान देना बच्चों। अब मैं लेके आता हूं आपको वापस उस पॉइंट पर, तो आपको समझ में आ जाएगा पॉइंट क्या है, फटाफट आएगा, मजा आएगा सर आपको, कोई टेंशन नहीं। जिंदगी में एक बार में पॉइंट समझ में आएगा झटके से। अब सर अगर मैंने प्योर लेबर की सर्विसेज दी या मटेरियल प्लस लेबर की कंपोजिट सप्लाई करी, कोई लोड नहीं है, दोनों में सेम अमेंडमेंट है। ऐसा कोई काम जो आर्टिकल नंबर 243W या 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर है, वो काम मैंने किया है किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी के लिए किया है, तो जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। पर अगर यही काम मैंने गवर्नमेंटल अथॉरिटी के लिए किया होता या गवर्नमेंट एंटिटी के लिए किया होता, तो जीएसटी लग जाएगा। सर गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी वर्ड डिलीट कर दिए, इसका मतलब यह है कि अगर मैंने अपना ये बिल गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को रेज किया होता तो टैक्स लग जाएगा। मतलब मेरे को जो ये
स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट था फॉर एग्जांपल, ये मिला था किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से, कोई दिक्कत नहीं, टैक्स एग्जेम्प्ट। पर यही कॉन्ट्रैक्ट मेरे को मिला होता गवर्नमेंटल अथॉरिटी से या किसी गवर्नमेंट एंटिटी से, उनको जो मैंने बिल लिखा है उस पर टैक्स लगेगा सर। क्लियर? डन। आई रिपीट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ द फंक्शंस विच आर एंटरस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी और पंचायत अंडर आर्टिकल नंबर 243W या 243G टैक्स लगेगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने या गवर्नमेंट एंटिटी ने सर्विसेज दी है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी, वो तो पहले भी एग्जाम थी, अभी भी एग्जाम है, समझे? अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी आगे बिल लिख रही है आर्टिकल 243W या 243G वाले काम का, तो उस पर जीएसटी पहले भी एग्जाम था, अभी भी एग्जाम है सर, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। पर अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी को मैंने काम किया और मैंने बिल लिखा, उस पर जीएसटी लगेगा साहब। आई रिपीट सर, उसी एग्जाम्पल में वापस ले जाता हूं मैं आपको, तो जल्दी समझ में आएगा सर आपको। ये रहा बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी, इन्होंने अगर सर्विसेज दी होती, कौन सी? ये वाली सर्विस प्रोवाइडर ये लोग है, तो ये पहले भी एग्जाम था, अभी भी एग्जाम है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी। इन्होंने ऐसा कोई काम किया है, इन्होंने बिल लिखा म्युनिसिपैलिटी को, वो काम के लिए जो आर्टिकल 243W या 243G में कवर, तो जीएसटी एग्जाम था, अभी भी है। पर मैंने बिल लिखा गवर्नमेंट एंटिटी को या गवर्नमेंटल अथॉरिटी को, सर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया म्युनिसिपैलिटी से, तो गवर्नमेंटल अथॉरिटी जो बिल लिखेगी म्युनिसिपैलिटी को, उस पर जीएसटी एग्जाम था, अभी भी है। अब गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने वो काम मेरे को दे दिया सब कॉन्ट्रैक्ट पे, तो मैंने जो काम किया गवर्नमेंटल अथॉरिटी के लिए या गवर्नमेंट एंटिटी के लिए, जो मैंने बिल लिखा होगा उस पर जीएसटी लगेगा साहब। क्लियर? और उन्होंने जो आगे बिल लिखा होगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, यूनियन टेरिटरी हो, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी, इन्होंने बिल लिखा है तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, एग्जेम्प्ट। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी, टैक्स लगेगा, भले वो 243W या 243G वाला काम हो। क्लियर? डन। आई होप बातें समझ में आ रही है, आई होप सिस्टम समझ में आ रहा है आपको बेटा, माहौल के साथ। आइए बच्चों, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। सर ये आपका हो गया अमेंडमेंट जो यहां पे कवर था मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट के अंदर। क्लियर? आइए बच्चों, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। अच्छा, अगेन ये वाला पेज भी मैंने आपको इसलिए दे रखा है क्योंकि एक सर्कुलर जो यहाँ पे था, सर्कुलर तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, इस सर्कुलर में भी इस एंट्री का रेफरेंस आया था, तो मैंने यहाँ पे इसको डिलीट किया है। तो आप आपके बुक के अंदर भी उस सर्कुलर में से इन वर्ड्स को डिलीट कर देना, क्योंकि गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विसेज दी है तो वो टैक्सेबल है, वो एग्जाम नहीं है सर। ओके बच्चों, आइए बच्चों, अब रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर देखते हैं कहाँ कुछ अमेंडमेंट है क्या। हाँ जी हाँ सर, याद करो वो पॉइंट जहां पे था क्या, अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स के सप्लायर है, सर्विसेज सप्लाई नहीं करते हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन का टर्नओवर का लिमिट 40 लाख था। हाँ है ना बच्चों? सर अब उसके अंदर एक कंडीशन थी कि यू शुड नॉट बी सप्लायर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स, यू शुड नॉट बी सप्लायर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। हाँ है ना सर? याद रखिए उसमें ये 3 गुड्स लिखे थे सर, वही कंपोजिशन स्कीम में जो गुड्स लिखे था सर, वो यहां पर है सर। अगर आप विद इन द स्टेट ही सप्लाई करते हो, अगर आप एज पर सेक्शन नंबर 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं हो, तो ऐसे केस में एक्सक्लूसिवली गुड्स के अगर आप सप्लायर हो तो सर 40 लाख का रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट आपको मिलेगा। है ना? पर उसमें ये सेकंड कंडीशन थी कि अगर आप फॉलोइंग गुड्स के सप्लायर है तो आपको 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, जो कंपोजिशन स्कीम में सर गुड्स थी, अभी हमने पढ़ा 8 गुड्स, वो की वो गुड्स यहां लिखी है, केवल एक गुड्स को छोड़ दो, एडेटेड वाटर कंटेनिंग एडेड शुगर और अदर स्वीटनिंग मटेरियल्स, मतलब पेप्सी, कोकोला, थम्स अप, इसके अगर आप ट्रेडर हो कोई दिक्कत नहीं, आपको 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा सर, कोई इशू नहीं है। पर रिमेनिंग जो 7 गुड्स है, रिमेनिंग जो 7 गुड्स है, अगर आप इसके ट्रेडर भी हुए, देखो सप्लाईज लिखा है पे, या मैन्युफैक्चरर नहीं लिखा है, भले ट्रेडर हो या भले मैन्युफैक्चरर हो, आपको इस 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर इन 7 में से किसी भी एक गुड्स में डील करते हो तो। वो 7 गुड्स वापस बोल देता बेटा मैं। अच्छा, ये 3 गुड्स तो पहले भी थी सर, वो एडेटेड वाटर पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है सर, और वो 4 गुड्स जो ब्रिक्स वाली ईट वाला पॉइंट थे वो वहां पे ऐड हुआ, वो यहाँ पे भी ऐड होगा, देख लीजिए सर। आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला, मतलब जो पान मसाला वगैरह बेचते हैं ना बेटा, टोबैको बेस्ड गुड्स वगैरह, अरे खाते होंगे ना बेटा आप तो,
सर इसके ट्रेडर्स को, इसके मैन्युफैक्चरर को 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता रजिस्ट्रेशन के लिए. देन फ्लाई एश ब्रिक्स और फ्लाई एश एग्रीगेट विथ 90% और मोर ऑफ द फ्लाई एश कंटेंट और फ्लाई एश ब्लॉक्स. देन ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ. देन बिल्डिंग ब्रिक्स एंड अर्दन और रूफिंग टाइल्स. इनके अगर आप सप्लायर है, भले मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, आपको 40 लाख का रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे केवल वो कोल्ड वाला पॉइंट नहीं, बस ध्यान रखिएगा. सरकार आइए अगले अमेंडमेंट तरफ बढ़ते हैं. सर एक रूल नंबर 10 भी इंसर्ट हुआ है साहब रिगार्डिंग आधार ऑथेंटिकेशन. सर बड़ा सिंपल सा रूल है, कोई खास बात नहीं है. रूल नंबर 10 भी ये बोलता है साहब आधार ऑथेंटिकेशन के रिगार्डिंग. सुनना, नया इंसर्ट हुआ बेटा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022. अच्छा आपको पता है 1 अप्रैल 2020 से जो भी पर्सन नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है उसको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना कंपलसरी है. क्लियर. और अगर उसका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रखा है, नहीं हुआ, तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा प्रीमाइसेस का, उसके बाद ही उसको आधार नंबर मिलेगा, उसके बाद ही उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा सर. ठीक है, पर सर 1 अप्रैल 2020 से पहले जो ऑलरेडी लोग रजिस्टर्ड थे जीएसटी में, उनका आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोविजन अभी भी एप्लीकेबल नहीं हुआ. तो सर स्टिल देयर आर सम पीपल हुआ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी पर उनका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रखा है. फर्स्ट जो 1 अप्रैल 2020 से पहले जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गए. सेकंड 1 अप्रैल 2020 के बाद जिसने रजिस्ट्रेशन कराया पर जिनके पास आधार नंबर नहीं था या आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ, जिनके बिजनेस प्रीमाइस का फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया, ऐसे लोग हैं जिनका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रखा, उनको बोल दिया कि ये 3 पर्पजेस के लिए, इन 3 पर्पजेस के लिए आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना ही पड़ेगा. अगर आप ऑलरेडी आधार ऑथेंटिकेशन आपका हो रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रखा, यू आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो इन 3 पर्पज के लिए आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा. भले आप 1 अप्रैल 2020 से पहले वाला रजिस्टर्ड लोग हो या उसके बाद कराया, हमें कोई दिक्कत नहीं साहब. कुल मिला के ये बोल दिया जीएसटी के अंदर, ये 3 काम करवाने अगर आपको डिपार्टमेंट से, इन 3 में से कोई भी काम अगर आपको करवाना डिपार्टमेंट से, तो यू नीड टू बी रजिस्टर्ड, यू नीड टू बी आधार ऑथेंटिकेटेड अंडर जीएसटी. ओके, पढ़ लेते सर हम क्या लिखा है प्रोविजन. वो 3 पर्पज क्या है वो तो पढ़ लेंगे हम, पहले देखिए ध्यान से प्रोविजन क्या कहता है. बस खत्म हो गया प्रोविजन, कोई खास नहीं सर. द रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 6D. अच्छा, सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 6D ये रहा बेटा कि इन लोगों को तो आधार ऑथेंटिकेशन करवाना ही नहीं है, तो ये रूल उन पे भी अप्लाई नहीं होता है. ठीक है सर, मतलब नॉर्मल लोगों को अप्लाई होता है सर. The registered person who has been issued a certificate of registration under rule number 10 shall undergo Aadhaar authentication of the Aadhaar number of the proprietor. Proprietor in case of proprietorship firm, sir, of or of any of the partner in case of partnership firm or of the कर्ता in case of HUF. भाई आधार ऑथेंटिकेशन होगा तो किसका होगा? HUF है तो कर्ता का होगा. पार्टनरशिप में तो कोई भी एक पार्टनर का करा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं सर. सर और प्रॉपर्टरशिप कंसर्न दी तो जो प्रॉपर्टर उसका करना पड़ेगा. सर मैनेजिंग डायरेक्टर और एनी ऑफ द होल टाइम डायरेक्टर इन केस ऑफ कंपनी या एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द AOP और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और अ सोसाइटी एंड इन केस ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्टी का करा दो सर. अरे हाँ है ना सर, इन केस ऑफ ट्रस्ट एंड ऑफ द ऑथोराइज सिग्नेटरी. कई बार क्या होता है सर, पार्टनरशिप में पार्टनर तो ही है पर उन्होंने ऑथराइज सिग्नेटरी किसी और को बना रखा है. प्रॉपर्टरशिप में प्रॉपर्टर तो ही है, उन्होंने ऑथराइज सिग्नेटरी किसी और को करा रखा है, तो उसका भी आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा. तो प्रॉपर्टर प्लस ऑथराइज सिग्नेटरी या HUF अगर है तो कर्ता प्लस ऑथराइज सिग्नेटरी अगर अलग है तो दोनों सेम पर्सन, कोई दिक्कत नहीं सर. तो इन दोनों का आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज. फॉलोइंग पर्पज के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा. फर्स्ट, फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. आगे फॉर्म नंबर दे रखा है, रोल नंबर दे रखा है, वो फॉर्म नंबर रोल नंबर ध्यान नहीं रखोगे चलेगा. कुल मिला के आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया और आप उसको रिवोक कराने के लिए बोला साहब प्लीज सर रजिस्ट्रेशन कैंसिल का ऑर्डर विड्रॉ कर लो, रिवोक कर लो साहब प्लीज, रजिस्ट्रेशन मेरा वापस है रिवाइव कर दो, लाइव कर दो. तो ऐसे केस में अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो रखा तो ठीक है, नहीं तो आधार ऑथेंटिकेशन पहले करवा दो. अच्छा आधार ऑथेंटिकेशन कोई बड़ी बात थोड़े सर, 2 मिनट का प्रोसेस भी नहीं है. जीएसटी पोर्टल से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आधार बेस्ड OTP आएगा,
एक लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, उस पर ओटीपी डालेंगे और आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो गया। कोई बहुत बड़ी बात हो रहा है सर। सेकंड, एक्चुअली क्या है, आधार से लिंक करने के बाद क्या होता है, आदमी कहीं भागेगा तो डिपार्टमेंट पकड़ लेगा, ट्रेसिंग बहुत इजी हो जाएगी। आधार नंबर इतना शानदार है इंडिया के अंदर सर, क्योंकि एवरीथिंग इज लिंक्ड विद आधार। वो कहीं पे भी जाएगा आधार नंबर चाहिए, डिपार्टमेंट पकड़ लेगा करके भागेगा तो। सर, फॉर फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर जीएसटी RFD 01 इन रूल नंबर 89। थर्ड, फॉर फाइलिंग रिफंड अंडर रूल नंबर 96 ऑफ द IGST पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया और उस पर IGST पे किया तो उसका रिफंड ले रहे हो आप, या आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया उस पर GST पे नहीं किया, सर्विसेज एक्सपोर्ट करी उस पर GST पे नहीं किया, पर उसमें काम आने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट, उन पे काम आने वाले इनपुट सर्विस का रिफंड क्लेम कर रहे हो ITC का अंडर रूल नंबर 89। अच्छा, ये रिफंड के प्रोविजन है ना बेटा, वो हम CA फाइनल लेवल में पढ़ेंगे बेटा। पर हाँ, जस्ट बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपको रूल नंबर 89 में या रूल नंबर 96 में रिफंड क्लेम करना है एक्सपोर्ट के केस में, इंटीग्रेटेड, सर ध्यान देना बेटा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर या रिफंड एक्सपोर्ट के केस में, सर आपको अगर रिफंड क्लेम करना है ITC का, या आपको IGST का रिफंड क्लेम करना है, या आपको कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का रिवोकेशन करवाना है, तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, ताकि कल को डिपार्टमेंट को अगर आपको ट्रेस करना हो तो आधार से लिंक हुआ हुआ है, फटाफट आदमी को ट्रेस कर लेंगे सर। दिस इज द पर्पस बिहाइंड इट। ओके, पर अगर मान लो कोई पर्सन ऐसा है, वैसे बहुत रेयर केस में ऐसा कोई मिलेगा जिसको आधार नंबर नहीं मिला हुआ है, provided that if the Aadhaar number has not been assigned to the person required to undergo Aadhaar authentication, then such person shall furnish the following identification document। मतलब आधार नंबर नहीं है तो क्या करने का, तो ऐसे केस में सबसे पहले आप आधार के लिए अप्लाई करिए। आधार के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको एक आधार का एनरोलमेंट ID स्लिप मिलेगा बेटा, वो लगाना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। एंड ये जो आगे 4 डॉक्यूमेंट दे रखे, उन 4 में से कोई भी एक अटैच कर देना। मतलब आधार के लिए पहले अप्लाई करो, उसका जो आधार की रसीद नंबर मिलेगी ना बेटा आपको, एनरोलमेंट स्लिप नंबर, वो देना पड़ेगा सर आपको। क्लियर? साथ में इन 4 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट, कौन कौन से, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ विद स्माइल, देन वोटर ID कार्ड इश्यूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस इश्यूड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी अंडर मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। इन 4 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगा देना। साथ में आधार के लिए जो आपने अप्लाई किया एनरोलमेंट की ID स्लिप लगा देना। तो सर आपका, हम ये 3 में से जो भी प्रोसेस आपने अप्लाई किया वो हम अप्रूव कर देंगे, पर कंडीशन क्या है, जिस दिन आपको आधार नंबर मिल जाए उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप आधार ऑथेंटिकेशन करवा देना सर। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच पर्सन शैल अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ द आधार नंबर विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द आधार नंबर। देखो आपके पास आधार नंबर नहीं था, आपने आधार के लिए अप्लाई किया, हमने उस एनरोलमेंट ID स्लिप के बेस पर प्लस आपका कोई भी ID प्रूफ के बेस पर आपका जो ऊपर वाली 3 एप्लीकेशन थी उनमें से जो भी एप्लीकेशन आपने लगाई हमने अप्रूव कर दी। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाएंगे। जैसे आधार नंबर आपको मिल जाएगा उसके 30 दिन के अंदर आप आधार ऑथेंटिकेशन करवा देना। क्लियर? डन। ये रूल नंबर 10 भी खत्म होता है। अब मैं वापस से पूरा रूल नंबर 10 भी बोल देता हूं बच्चों, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, कोई खास बात नहीं, कोई टफ पॉइंट नहीं है सर। अगर कभी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, उसके रिवोकेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, या रूल नंबर 89 या रूल नंबर 96 में आप रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, अब रिफंड के रूल्स में आपको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिफंड आपके सिलेबस में नहीं आता है। तो सर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, या रूल नंबर 89 या 96 में आप रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे केस में बिफोर अप्लाइंग ऑल दीज आपका आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। क्लियर? आधार नंबर नहीं है तो सर क्या करेंगे, पहले आप आधार के लिए अप्लाई करो, उसका आधार का जो एनरोलमेंट ID स्लिप होगा प्लस उन 4 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अटैच कर देना, हम आपका ये प्रोसेस कर देंगे, अप्रूव कर देंगे। पर जिस दिन आपको आधार नंबर मिल जाए उसके 30 दिन के अंदर आधार ऑथेंटिकेशन करवा देना। अच्छा, आधार ऑथेंटिकेशन किसका? एक तो ऑथराइज सिग्नेटरी का तो है ही है, अगर वो अलग पर्सन है तो। क्लियर? प्लस इन केस ऑफ प्रॉपर्टरशिप फर्म प्रॉपर्टर, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म किसी भी एक पार्टनर, इन केस ऑफ कंपनी किसी भी होल टाइम डायरेक्टर का या मैनेजिंग डायरेक्टर का, सर इन केस ऑफ HUF कर्ता का, इन केस ऑफ ट्रस्ट किसी भी ट्रस्टी का, इन केस ऑफ मैनेजिंग कमेटी या AOPBY सर किसी भी मेंबर का। बेटा आपने अगर आधार ऑथेंटिकेशन करवा दिया तो ये प्रोसेस में हम कभी भी आपको मना नहीं करेंगे, हम अप्रूवल दे देंगे सर आपको। क्लियर? डन। भारत माता की जय। ये रूल नंबर 10 भी खत्म होता है, अब कोई खास बात नहीं है। एक और सर, अब रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर एक जगह और पॉइंट ऐड किया, अभी जो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का जो सेक्शन था बेटा, सीन्स ऊपर बोल दिया कि रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अगर अप्लाई करना है तो आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, तो उसको यहां से लिंक कर दिया सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल नंबर 10 बी। ये वर्ड्स ऐड किया, ग्रीन कलर के जो वर्ड्स है ना बेटा, ये सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल नंबर 10 बी, ये इंसर्ट किया।
वर्ड्स subject to the provisions of rule number 10b inserted by notification number 35 of 2021 of central tax with effect from 1st of January 2022। मतलब ये है कि जो ऊपर हमने पढ़ा तो वो बात रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन का रूल जो है उसमें भी तो लिखा सर कि रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो रूल नंबर 10 भी पहले फॉलो कर देना। मतलब रूल नंबर 10 में क्या लिखा है, आधार ऑथेंटिकेशन करवा देना। नहीं हुआ तो सर हम ये आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं करेंगे। क्लियर? तो सर बिफोर अप्लाइंग फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन यू शुड अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन। कोई खास बात नहीं। आइए बच्चों, सर ये आपका रजिस्ट्रेशन के सारे पॉइंट खत्म होते हैं। अब आइए हमारे कहा टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर के अंदर पेमेंट ऑफ टैक्स में कोई अमेंडमेंट नहीं है सर। सर हमने ई इनवॉइस के प्रोविजंस पढ़े सर टैक्स इनवॉइस चैप्टर में। पहले आपने ये पढ़ा था, याद है वो गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट के थ्रू आपको इनवॉइस की सारी इंफॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी और वहां से आपको सर एक क्यूआर कोड जनरेट होगा सर, वो आपको देना पड़ेगा B2B सप्लाई के केस में या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विस के केस में सर। हाँ है ना बच्चों? पर ये रूल नंबर 48 सब रूल नंबर 4 एप्लीकेबल था उन्हीं एसएससीज पर जिनका एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स एक्सीड करता था कितना 50 करोड़। अब इसको कम करके कर दिया कितना 20 करोड़। जैसा मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था बेटा, जब इनिशियली ये रूल आया था तब केवल 500 करोड़ वालों पे ये एप्लीकेबल किया, फिर उसको कम करके 100 करोड़ किया, 100 से कम करके 50 किया, 50 से कम करके अभी 20 कर दिया और आने वाले वक्त में देखना इसको और कम कर देंगे। कारण क्या है? गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी लोग B2B इनवॉइस इश्यू कर रहे हैं बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि उसके अंदर क्या क्रेडिट पास ऑन होती है बेटा कस्टमर को। यहां कोई पर्सन एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट में क्या होता है रिफंड लेके आता है एसएससी हमेशा। तो सर ये इनवॉइसेस गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट के थ्रू ही सर अप्रूव होने चाहिए। सर गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट के थ्रू ही ई इनवॉइस जनरेट होना चाहिए और वहां से आप कस्टमर को क्यूआर कोड दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो इनवॉइस रजिस्टर हो गया गवर्नमेंट वेबसाइट पे, तो आप फ्रॉड कम कर पाएंगे, आप फ्रॉड नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए सरकार इस सेक्शन का स्कोप बढ़ाया जा रही है। पहले ये उन्हीं पे एप्लीकेबल था जिनका टर्नओवर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स एक्सीड होता था 500 करोड़, कम करके 100 करोड़, फिर 50 करोड़, अभी 20 करोड़। मतलब 2017-18 से लेके अब तक किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ क्रॉस हुआ था तो लग गए ई इनवॉइस के प्रोविजंस आप पे लग गए। और आपको पता है ई इनवॉइस का प्रोविजन जिन पे अप्लाई होते हैं उनको ये फॉलो करना कंपलसरी, ऑप्शनल नहीं है। और आपने अगर ई इनवॉइस के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया और नॉर्मल बिल इशू कर दिया, ई इनवॉइस के थ्रू नहीं इशू किया, तो ऐसे केस में उसको मानेंगे बिल ही इशू नहीं हुआ है बेटा। क्लियर? डन। तो कुल मिला के लिमिट 50 करोड़ की जो थी उसको 20 करोड़ कर दिया है। ओके बच्चों, 1 अप्रैल 2022 से माहौल के साथ। आओ बच्चों, अब जो डायनामिक क्यूआर कोड था बेटा, अच्छा आपको पता है डायनामिक क्यूआर कोड B2C वाली सप्लाई पे लगता है। कस्टमर अगर आपके अनरजिस्टर्ड है और अगर आपका इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना 500 करोड़ क्रॉस हुआ है तो आपको डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं बेटा, है ना, B2C सप्लाई वाले केस में। क्लियर? तो सर ये प्रोविजन पहले भी था, अभी भी उसमें कोई लिमिट कम नहीं करी है, अभी भी 500 करोड़ ही है। अच्छा उसके लिए सर्कुलर हमने पढ़े थे लास्ट बैच में। अब उस सर्कुलर में एक पॉइंट में थोड़ा सा टाइपिंग एरर था सर, या ड्राफ्टिंग एरर था, उसके लिए यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 4 में अमेंडमेंट किया। सर्कुलर में एक पॉइंट नंबर 4 जो था, सेकंड सर्कुलर का पॉइंट नंबर 4, ये जो सर्कुलर नंबर दे रखा है इसके पॉइंट नंबर 4 में अमेंडमेंट था। तो मैं आपको पॉइंट नंबर 4 वापस से पढ़ा देता बेटा। मैं पहली बात तो ये डायनामिक क्यूआर कोड क्यों अप्लाई होता है बेटा? B2C सप्लाई अगर कस्टमर अनरजिस्टर्ड है तो ही ये अप्लाई होगा। अच्छा आपने अगर कुछ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस किया तो उस ट्रांजैक्शन पे डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होते। ये हम पहले पढ़ रखा है सर हमने, क्योंकि उसको एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शंस को एक तरह से B2B की तरह माना जाता है। सेकंड थिंग, अगर आपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विस किया है, रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया है, तो वैसे भी वो आउट ऑफ इंडिया से उस डायनेमिक क्यूआर कोड को यूज करके पेमेंट नहीं कर पाएगा, उसको RBI अप्रूव्ड मोड ऑफ पेमेंट से ही पेमेंट करना पड़ता है साहब। तो उसी के लिए सर्कुलर आया और सर्कुलर की इस पॉइंट नंबर 4 ने बोला भाई क्या, अगर आपने कोई सर्विस एक्सपोर्ट करी बेटा, बात को समझने की कोशिश करना। वैसे क्या है ये पॉइंट आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा रिलेवेंट क्यों नहीं, क्योंकि IGST एक्ट आपके कोर्स में नहीं आता है। ये प्लेस ऑफ सप्लाई और IGST एक्ट के रिगार्डिंग एक पॉइंट है, पर ठीक है सर्कुलर है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। सरकार कोई सर्विस अगर आपने एक्सपोर्ट करी तो ध्यान देना IGST एक्ट में
एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए 5 कंडीशन दे रखी है, वो पांचों कंडीशन अगर पूरी होती है तो उस सर्विस को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहते हैं। उसमें से एक कंडीशन है सप्लायर ऑफ सर्विस इंडिया का होना चाहिए, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस आउट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। ये याद नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, नॉलेज के लिए बता रहा हूं केवल मैं। भाई इंडिया का सर्विस सप्लायर होना चाहिए, रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, पेमेंट फॉरेन करेंसी में आना चाहिए, या जहां पे भी आरबीआई ने अलाउ किया आईएनआर में, वहां पे आईएनआर में जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर प्लेस ऑफ सप्लाई शुड ऑल्सो बी आउट ऑफ इंडिया। प्लेस ऑफ सप्लाई शुड ऑल्सो बी आउटसाइड इंडिया। अब सर आप कहेंगे ये प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, वो आईजीएसटी एक्ट जब आप पढ़ेंगे सीए फाइनल में तब बात करेंगे, पर हां आईजीएसटी एक्ट में डिफाइन किया है प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलता है। अगर मान लो इस पॉइंट ने बोला है कि सर्विस सप्लायर इंडिया का है, रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया का है, और वो जो कस्टमर वो आरबीआई अप्रूव्ड मोड ऑफ पेमेंट से पेमेंट कर रहा है, भले वो फॉरेन करेंसी हो या जहां पे गवर्नमेंट ने आरबीआई ने अलाउ किया है इंडियन रुपये में पैसा रिसीव ना वैसे आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आरबीआई अप्रूव्ड मोड ऑफ पेमेंट से वो पेमेंट कर रहा है, पर उस सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया ही है। जैसे कंस्ट्रक्शन सर्विस हो गई, इंटरमीडिएट सर्विसेज हो गई, इसमें सप्लायर का लोकेशन, इंटरमीडिएट मतलब एजेंट वाला सर्विस, सप्लायर का खुद का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। कंस्ट्रक्शन सर्विस में जहां आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है बेटा। इसलिए सर अब भले ही सर्विस रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया का है, सर्विस प्रोवाइडर इंडिया का है, पेमेंट कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज या एनी अदर अप्रूव्ड मीडियम पेमेंट अप्रूव्ड मोड ऑफ पेमेंट से आ रहा है, पर फिर भी वो सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में कवर नहीं हो रही है क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है। अब अगर कोई सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन नहीं हो रही है, प्लस वो जो रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया है वो ऑब्वियसली आउट ऑफ इंडिया है, तो वो जीएसटी में, इंडिया के जीएसटी में तो रजिस्ट्रेशन उसका होगा नहीं सब। अब सर कस्टमर जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, प्लस ये ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट में कवर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो B2C सप्लाई हो गया। एंड वंस द ट्रांजैक्शन इज B2C सप्लाई, वहां डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं बेटा। तो यहां क्वेश्चन इस सर्कुलर ने पूछा कि सिंस कस्टमर आउट ऑफ इंडिया है, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अब सप्लायर भले इंडिया का है, वो सर्विस रेसिपिएंट कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू या एनी अदर अप्रूव्ड मोड ऑफ पेमेंट बाय आरबीआई उसके थ्रू मुझे पेमेंट कर रहा है, तो क्या वहां पे भी डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे? तो आंसर है नो। ये रहा। क्यों नो? क्योंकि सर रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया है, वो आरबीआई अप्रूव्ड मोड ऑफ पेमेंट से पेमेंट कर रहा है। हमें क्या दिक्कत है सर? क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया डायनेमिक क्यूआर कोड का पर्पस क्या है। The purpose behind mentioning the dynamic QR code on the invoice for B2C supply is that recipient उस dynamic QR code को स्कैन करे और वन गो में पेमेंट हो जाए सर, उसकी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ही। अब सर जब कस्टमर आउट ऑफ इंडिया है तो वैसे भी वो उस डायनेमिक क्यूआर कोड को यूज करके इंडिया में पेमेंट नहीं कर सकता, उसको आरबीआई अप्रूव्ड मोड ऑफ पेमेंट से ही पेमेंट करना पड़ेगा मालिक, समझे? अब जब वो पेमेंट कर ही नहीं पाएगा उस डायनेमिक क्यूआर कोड को यूज करके, तो डायनेमिक क्यूआर कोड का तो यूज ही नहीं सर। इसलिए गवर्नमेंट ने सर्कुलर इश्यू करके बोल दिया कि अगर आपने कोई सर्विस आउट ऑफ इंडिया दी है जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है, मतलब वो सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन नहीं आ रही है, पर कस्टमर जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो आउट ऑफ इंडिया है, वो अगर आउट ऑफ इंडिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उन इनवॉइस को आप डायनेमिक क्यूआर कोड नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा, भले वो B2C वाला सप्लाई है फिर भी। क्लियर? डन। अब सर इन सब इस सर्कुलर के इसकी लैंग्वेज को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको शायद मेरा पॉइंट समझ में आ गया, क्योंकि इसमें आईजीएसटी एक्ट रेफर हुआ, आईजीएसटी एक्ट आपके सिलेबस में नहीं आता है। क्लियर? डन। तो कुल मिला के कंक्लूजन एक लाइन में कर दूं तो सर्विस के केस में अगर सर्विस रिसीवर आउट ऑफ इंडिया हो तो भले वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, भले वो एक्सपोर्ट का ट्रांजेक्शन नहीं है, फिर भी आपको डायनेमिक क्यूआर कोड लगाने की जरूरत नहीं है। बस ये कंक्लूजन है सर इसका। माहौल। आइए बच्चों लास्ट चैप्टर रिटर्न्स अंडर जीएसटी के अमेंडमेंट भी देख लेते हैं हम सर, कोई खास नहीं है वो भी सर, बहुत सिंपल सा अमेंडमेंट हुआ है। एक बार ऑन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 और यूजिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। सरकार आपने और मैंने पढ़ा हुआ है कि सर अगर कोई एसएससी अपना जीएसटीआर 1 सबमिट नहीं करता या उसने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस यूज नहीं करी और इनवॉइसेस फर्निश नहीं किए,
तो उसका कोई लिंक नहीं है जीएसआर 3B से सर। तो लोग क्या करते थे सर, मैं तुम्हें समझाता हूं साहब। लोग क्या करते हैं, जीएसआर 1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश कर देते हैं, जीएसआर 1 फाइल कर देते हैं। उससे क्या होता है, कस्टमर के जीएसआर 2B में क्रेडिट चली जाती है साहब, वो तो मजे से क्रेडिट ले लेता है कस्टमर। और इधर जो सप्लायर है उसने जीएसआर 1 जरूर सबमिट कर दिया पर अपना 3B सबमिट नहीं करता। अब जीएसआर 3B अगर उसने सबमिट नहीं किया मतलब गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया, क्योंकि आपको पता है जीएसआर 3B जब सबमिट होगा तभी टैक्स पे होता है, जीएसआर 1 के थ्रू टैक्स पे नहीं होता है सर। तो जीएसआर 1 मैंने सबमिट कर दिया, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट के जीएसआर 2B में क्रेडिट चली गई, वो तो उस इनवॉइस की बेस पे क्रेडिट ले लेगा जो 2B में चला गया सर, पर सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा भाई, कहां का इंसाफ। इसलिए गवर्नमेंट ने ये रूल इंसर्ट किया और बोल दिया मंगल दिमाग खराब मत करना। और सर गवर्नमेंट ने क्या बोला, पहले क्या पढ़ा वो छोड़ो, गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, अगर आपने प्रीसीडिंग मंथ का, आई रिपीट, आपने प्रीसीडिंग मंथ का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया, आपने प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का अगर रिटर्न फाइल नहीं किया, हम करंट मंथ का जीएसटीआर 1 आपको फर्निश करने की परमिशन नहीं देते सर आपको। मतलब आपने पिछले महीने का अगर जीएसटीआर 1 आपने पिछले महीने का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया, मतलब टैक्स पे नहीं किया पिछले महीने का, पहले पिछले महीने का टैक्स भरो, पहले पिछले महीने का जीएसटीआर 3B फाइल करो, उसके बाद ही हम करंट मंथ का आपको जीएसटीआर 1 सबमिट करने देंगे, वरना जीएसटीआर 1 सबमिट नहीं करने देंगे। आप तो मजे ले रहे हो साहब, कस्टमर को क्रेडिट पास ऑन किए जा रहे हो और सरकार को टैक्स पे नहीं कर रहे हो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार ने बोल दिया दिमाग खराब मत करना। अब यहां पे अमेंडमेंट ये था बेटा, पहले गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाई थी, अगर आपने पिछले 2 महीने के 3B फाइल नहीं किए तो ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होती थी। अभी गवर्नमेंट बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, 2 महीने तक इंतजार नहीं होगा। अब तो आपने पिछले महीने का भी 3B फाइल नहीं किया तो भी करंट मंथ का हम आपको जीएसटीआर 1 सबमिट करने नहीं देंगे। तो सर पहले प्रीसीडिंग 2 मंथ था, उसको प्रीसीडिंग मंथ कर दिया, बस ये अमेंडमेंट हुआ है बेटा। अच्छा, जब पहले यहां पे प्रीसीडिंग 2 मंथ था तो कुछ लोगों के लिए जिन पर रूल नंबर 86 भी अप्लाई होता था उनके लिए 1 मंथ का टाइम था सर, हाँ है ना। तो सर पहले सारे एसएससी के लिए 2 महीने का टाइम था, पर उनमें से कुछ एसएससी जिन पर रूल नंबर 86 भी अप्लाई होता था, जिनका टर्नओवर 50 लाख क्रॉस करके टैक्सेबल सप्लाई का किसी मंथ में, तो उन पर रूल नंबर 86 भी अप्लाई होता था। उनके लिए बोला था तुम्हारे लिए तो 1 महीने का, तुमने 1 महीने का भी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया तो हम हमको जीएसटीआर 1 सबमिट नहीं करने देंगे। अब तो सबके लिए जीएसटीआर 1, अब तो सबके लिए 1 महीने का टाइम कर दिया, इसलिए पॉइंट अब रिलेवेंट नहीं रहा, हाँ है ना सर। इसलिए इस पॉइंट को किया डिलीट और सर यहाँ पे कर दिया अमेंडमेंट बेटा। ओके, 2 महीने की जगह 1 महीने सबके लिए ही कर दिया। यहां पर पहले कुछ लोगों के लिए जीएसटीआर 1 सॉरी कुछ लोगों के लिए जीएसटीआर 3B की कंडीशन 1 महीने की थी, बाकी सबके लिए 2 महीने की थी। अब सबके लिए 1 महीना कर दिया तो सर ये पॉइंट अब काट दिया गवर्नमेंट ने, बोल दिया सबके लिए ही ये कंडीशन अप्लाई होगी। कंडीशन क्या, वापस से पढ़िए सर, पढ़ो ध्यान से। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस रूल, इस रूल में क्या लिखा, हमें कोई कंसर्न नहीं है। अ रजिस्टर्ड पर्सन shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section number 37 in form number GSTR 1। आपको GSTR 1 के थ्रू हम आउटवर्ड सप्लाई का इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं करने देंगे इफ he has not furnished the return in form number GSTR 3B for the preceding month। अगर पिछले महीने का आपने 3B फाइल नहीं किया तो करंट मंथ का जीएसटीआर 1 सबमिट करने का आपको ऑप्शन हम नहीं देंगे। क्लियर। अच्छा, और जिन लोगों ने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी है, जिन लोगों ने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी है उनके लिए क्वार्टर रिटर्न सबमिट करना पड़ता है बेटा, तो उनको भी बोल दिया भाई साहब आपने पिछले टैक्स पीरियड का, अच्छा ये तो इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं, जस्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको। प्रेसिडिंग टैक्स पीरियड, अच्छा टैक्स पीरियड मतलब वो पीरियड जिसके लिए आपको रिटर्न फाइल करना होता है। अब इन्होंने क्वार्टरली जीएसटीआर 3B फाइल करने का ऑप्शन लिया थ्रू क्यूआरएमपी स्कीम, तो इनके लिए हो गया क्वार्टर। तो इनको बोल दिया आपने अगर पिछले क्वार्टर का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया तो करंट क्वार्टर में हम आपको जीएसटीआर 1 सबमिट करने नहीं देंगे, प्लस करंट क्वार्टर में हम आपको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करने का ऑप्शन भी नहीं देंगे। आई रिपीट, अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी है तो पिछले क्वार्टर का अगर आपने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया तो करंट क्वार्टर में फर्स्ट 2 महीने में जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आप यूज करते हो वो भी यूज नहीं करने देंगे और करंट क्वार्टर में जीएसटीआर 1 भी सबमिट नहीं करने देंगे। क्लियर, डन। तो कुल मिला के सबके लिए ही 1 टैक्स पीरियड हो गया।
वन टैक्स पीरियड मतलब सर जिनके लिए क्यूआरएमपी स्कीम है उनके लिए क्वार्टर इज द वन टैक्स पीरियड, जिनके लिए मंथली स्कीम है उनके लिए लास्ट मंथ इज द टैक्स पीरियड। तो बोल दिया क्या, आपने पिछले महीने का या पिछले क्वार्टर का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया तो करंट मंथ में या करंट क्वार्टर में हम आपको जीएसटीआर 1 सबमिट करने का ऑप्शन नहीं देंगे, और क्वार्टरली था तो क्यूआरएमपी स्कीम अगर आपका था तो ऐसे केस में इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी भी यूज करने नहीं देंगे। भारत माता की जय। क्लियर। और ये पॉइंट नंबर सी अब रिलेवेंट नहीं रहा इसलिए इसको काट दिया बेटा। क्लियर, ये अमेंडमेंट खत्म होता है। अब आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट, मैंने वैसे ही पूरा पॉइंट पढ़ा दिया सर आपको। आओ बच्चों लास्ट अमेंडमेंट देख लेते हैं हम। सरकार इसके बाद सर सारे अमेंडमेंट खत्म हो गए सर आपके। एनुअल रिटर्न, अरे एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट क्या है, 31 दिसंबर। एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट क्या होता है बेटा, 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बेटा। पर ये वैसे अमेंडमेंट एग्जाम के लिए कोई काम का नहीं, पर पढ़ लो। हाउएवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 जो 31 मार्च 2021 को खत्म हुआ, अच्छा उसका एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट क्या होना चाहिए बेटा, वैसे होना चाहिए क्या, 31 दिसंबर 2021 होना चाहिए वैसे भाई। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न वाज नॉर्मली 31 दिसंबर 2021, पर इसको एक्सटेंड करके 28 फरवरी 2021 कर दिया। हाँ है ना, 2 महीने बढ़ा दिया सर, और कोई खास बात नहीं। वैसे स्पेसिफिक ईयर के लिए एग्जाम नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछता, पर फिर भी ठीक है, हम तो कोई भी चीज छोड़ते नहीं, आपको पता है। पढ़ लीजिए। हाउएवर फॉर द फाइनेंशियल, अच्छा सारे सालों के लिए नहीं बढ़ी बेटा, जनरल डेट तो 31 दिसंबर ही है, केवल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 द सेड एनुअल रिटर्न शैल बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 28 फरवरी 2022। दैट्स इट। भारत माता की जय। हाँ है ना, इसी के साथ सारे अमेंडमेंट्स खत्म होते हैं। अब सर शायद आपको मजा आया होगा, शायद आपको लगा होगा कि सर अमेंडमेंट अब टेंशन वाले नहीं है, बहुत इजी है। अच्छा मैंने इन सारे पॉइंट्स को बहुत ही टाइम देके पढ़ाया, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया, पुराना पॉइंट क्या था, नया पॉइंट क्या, अमेंडमेंट क्यों हुआ, उसका इंपैक्ट क्या है, सब कुछ समझाया, और आपको लग गया होगा कोई खास बात नहीं है, बहुत इजी अमेंडमेंट्स थे सर। तो बस आपका कॉन्फिडेंस और आपकी खुशी बनी रहनी चाहिए सर। क्लियर सर, आप में दम ही होना चाहिए। देखे जरा किस में कितना है दम, बस पढ़ो पूरा मन लगा के, और हम हैं आपके साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, माहौल बनाते जाओ। और एक बार फिर से यहां जो ऊपर लिखा ना वो देख लीजिए, बिलीव इन योर सेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल। आप जो चाहो वो कर सकते हो, बस जो ठान लिया, उसके लिए पूरा जी जान लगा देना। ऑल द बेस्ट, माहौल।